अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शहीज़ा काजी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स हैं। अब ऑपरेटर्स जो हमारे पास होते हैं सी प्लस प्लस में, ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे पास जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए, लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, या इसके अलावा भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो सब हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर्स के थ्रू यूज़ करते हैं। बेसिकली विदाउट ऑपरेटर्स हमारा कोई भी प्रोग्राम एक्सिक्यूटेबल नहीं हो सकता। अब ऑपरेटर्स में हमारे पास 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा है असाइनमेंट, तीसरा है रिलेशनल, चौथा है लॉजिकल और पांचवा है बिटवाइज ऑपरेटर। एक छठी टाइप भी है, उसको हम लोग अदर ऑपरेटर्स में कंसिडर करते हैं। वो कुछ टाइप्स होती हैं जिसको हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ कॉमनली नहीं करते, इसलिए मैं उनको डिस्कस भी करूँगा तो सिर्फ उनके ऊपर एक नज़रसानी करूँगा। आफ्टर सेइंग दैट, हमारे जो फर्स्ट सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स में जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो क्या होती है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होती हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलो, ये हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में यूज़ करते हैं। अब एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक, डिवीजन के लिए स्लैश, ये तो कॉमन चीज़ें, ये तो सबको पता होती हैं। अब ये मॉड्यूलो क्या है, अब मॉड्यूलो में हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलो हमारे पास एक नंबर को किसी भी नंबर पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, हमें वो रिमाइंडर दे देता है। मॉड्यूलर का ये काम होता है कि जो यूज़र है उसको मॉड्यूलस जो वो होता है, रिमाइंडर होता है, मॉड्यूलर क्या करता है, रिमाइंडर से यूज़र को प्रोवाइड कर देता है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल दी हुई है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी एडिशन हो रही है, दो वैल्यूज स्पेसिफाई की हुई हैं 7 और 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी प्लस हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ए माइनस बी हो रहा है, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाई बी हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए डिवाइडेड बाई बी हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मॉड्यूलो, इसका ए डिवाइड होगा और क्या होगा, रिमाइंडर देगा हमें। तो इसके बाद जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास वो क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 9, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल्स टू 14, ए स्लैश बी मतलब ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू 3। अब वैसे तो अब अगर हम लोग सब देखें, लॉजिक को देखें, तो यहाँ पे 3.5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3.5 क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज़ की है, और इंटीजर क्या करती है, फ्लोटिंग वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करती है। तो अगर हमने इसको पॉइंट्स में भी हमें वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्लोट में लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जब आप ए को बी पे डिवाइड कर रहे हो, मतलब 7 को जब 2 पे डिवाइड करते हो तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। हाँ, 6 2 पे डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो रिमाइंडर क्या बचता है, 6/2 पे आपके पास रिमाइंडर 0 बचेगा, लेकिन जब 7/2 हो जाता है तो उसमें क्या होता है, 1 रिमाइंडर बच जाता है। तो इसने क्या किया, इसने मुझे रिमाइंडर वैल्यू दे दी। रिमाइंडर क्या बचा है हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 1। इसको हम लोग अब क्या करते हैं, प्रोग्राम पे भी कर लेते हैं। अब सपोज़ जो पहला हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो क्या होता है, प्लस का होता है। तो अगर मैं कुछ वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूँ, इंटीजर ए, इंटीजर बी, और ए इक्वल्स टू 32, बी इक्वल्स टू 11, और मैं क्या करता हूँ, सी आउट कर देता हूँ ए प्लस बी। इसमें मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं डेव यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रिटर्न 0 लगा देता हूँ। इसका मतलब है कि 0 रिटर्न कर लो, वैल्यू आपने क्या रिटर्न करनी है, 0 वैल्यू रिटर्न कर दो। उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ। जो हमारे पास कंपाइल होने के बाद रिज़ल्ट आया वो क्या है, 43 रिज़ल्ट आया। 32 + 11 = 43। ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर था, ये हमारे पास था एडिशन के लिए ऑपरेटर। अब मैं चाहता हूँ भाई कि माइनस कर दो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली प्लस की जगह माइनस लिख दूँगा। अब मैं इसको अगर एक्सिक्यूट करवाता हूँ, कंपाइल करवा के रन करवाता हूँ, तो क्या होना है, मेरे पास वैल्यू आ गई, क्या 21 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सिर्फ 21 लिखा हुआ है, माइनस वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस बल्कि इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि
यहाँ पे मेरे पास जो है ए क्या था 32 था और बी मेरे पास 11 था। हाँ अगर मैं कर देता हूँ कि बी माइनस ए तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेरे पास -21 आ गई वैल्यू। अब मैं क्या कर चाहता हूँ, अब मैं यहाँ तक मेरा था सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए जो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो क्या होता है, माइनस का साइन होता है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ ए और बी की, तो मैं क्या करूँगा, एस्टेरिक का साइन यूज़ करूँगा। एस्टेरिक यूज़ करूँगा और इसको मैं कंपाइल करके जब रन करवाऊँगा तो मेरे पास ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होते हुए 352 दे देगा मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो ए है वो डिवाइड कर दूँ मैं बी पे, तो मैं क्या करूँगा, ए स्लैश बी। कौन सी स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास जो अभी भी मुझे सम ही दे रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे सी आउट में सम लिखा हुआ है। तो बहरहाल जो रिज़ल्ट है मेरे पास क्या है, 2 है। इसको मैं डिवीजन लेकर लिख दूँ, इसको अब मैं कंपाइल करता हूँ तब भी मुझे ये क्या देगा, 2 ही देगा। लेकिन ऑब्वियसली 32 डिवाइडेड बाई 11 तो 2 नहीं होता, इसमें कोई रिमाइंडर वैल्यू भी होगी। तो फिर वो रिमाइंडर वैल्यू क्या है वो चेक करने के लिए, अभी ये फुल्ली डिवाइड नहीं हुआ, किस लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप यूज़ किया और फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ से उड़ जाते हैं। अब मैं करता हूँ ए मॉड्यूलस बी, तो अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करवाऊँगा तो मेरे पास जो रिमाइंडर वैल्यू होगी वो मेरे पास आ जाएगी। तो मेरे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या है, इसने मुझे रिमाइंडर जो दिया है वो 10 का दिया है, क्योंकि जब आप 32 में से अगर 10 माइनस कर दें, ठीक है, मैं यहाँ पे बल्कि डिफ की जगह रिमाइंडर लिख भी देता हूँ। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर मेरे पास 10 आया। रिमाइंडर मेरे पास 10 क्यों आया, क्योंकि जब 32 जो है 11 के ऊपर अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो 32 में से अगर 10 निकाल दें, साइड पे कर दें, तो मेरे पास क्या बचेगा, 22 बचेगा। और 22 जो है 11 पे डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो इसलिए मेरे पास 10 रिमाइंडर में आ गया। तो मॉड्यूलस का हमारे पास ये काम होता है, जो मॉड्यूलो का साइन होता है हमें रिमाइंडर वैल्यू से प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद यहाँ तक हमारे पास थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसी के अंदर हमारे पास अब एक आ जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, इसमें हमारे पास प्लस प्लस माइनस माइनस। प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस प्लस का मतलब होता है कि आपने जो भी वैल्यू स्पेसिफाई की है उसके अंदर 1 ऐड कर दो। माइनस माइनस का क्या होता है, आपने जो भी वैल्यू स्पेसिफाई की है उसमें से एक वैल्यू कम कर दो। सपोज़ यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, उस पर इन्होंने क्या किया, एक नंबर दिया है 5 और यहाँ पे इसने कर दिया प्लस प्लस नम। तो प्लस प्लस नम का मतलब है कि 5 के अंदर 1 ऐड कर दो, तो इसका आउटपुट क्या होगा, मेरे पास इसका आउटपुट होगा 6। और यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल भी दी हुई है कि इन्होंने क्या किया, ए को क्या वैल्यू स्पेसिफाई की है, 10 स्पेसिफाई किया, बी को 100 स्पेसिफाई किया। उसके बाद एक रिज़ल्ट ए जो इसकी इंक्रीमेंट वाली वैल्यू स्टोर करेगा और रिज़ल्ट बी जो कि इसकी बी की इंक्रीमेंट वाली वैल्यू स्टोर करेगा या डिक्रीमेंट वाली वैल्यू स्टोर करेगा। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिज़ल्ट ए को मैं कर देता हूँ प्लस प्लस ए, मतलब ए की वैल्यू के अंदर 1 को ऐड कर दो, तो मेरे पास इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 11 आ जाएगा। क्यों, 10 के अंदर 1 ऐड हो गया। अब मैं डिक्रीमेंट करता हूँ किस में, बी के अंदर से, तो बी माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर बी के आगे माइनस माइनस लिखें या बी के पीछे माइनस माइनस लिखें या ए के पीछे प्लस प्लस लिखें या ए के आगे प्लस प्लस लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका लॉजिक सेम रहता है हमेशा। तो मेरे पास 100 में से यहाँ पे क्या होगा, 100 में से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो ये हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। अभी मैंने क्या किया हुआ था इसको, अभी मैंने दिया हुआ था आफ्टर, बल्कि मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर इंक्रीमेंट ए
इक्वल्स टू, अब मैं क्या करता हूँ ए प्लस प्लस। अब देखता हूँ ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता। पहले तो ये चीज़ होती है कि चेक कर लें हम लोग को एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूट हो जाए तो कोई एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब ये एग्जीक्यूट तो हो गया मेरे पास, लेकिन मेरे पास क्या आया, सिर्फ वही 32 ही आया, वो उसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड होके मेरे पास नहीं आई वापस। तो ये क्यों हुआ है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई और इंटीजर ऐसा नहीं है जो मेरे पास इसकी जो एडिशन वाली वैल्यू है, जो इसका इंक्रीमेंट वाली वैल्यू है, वो स्टोर कर रही हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए यहाँ पे एक डिक्लेयर कर देता हूँ, इंक्रीमेंट इंक ए मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, और इंक ए को मैं वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूँ क्या, प्लस प्लस ए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सी आउट कराऊँगा किसको, इंक्रीमेंट ए को। अब क्या होगा, अब ये मुझे वैल्यू देता है कि नहीं देता, वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसने अब मुझे इंक्रीमेंट करके वैल्यू मेरी दे दी, जो कि क्या है 33 है, 32 + 1 33। उसके बाद मैं चाहता हूँ भाई कि आप एक डिक्रीमेंट भी करो, बी के अंदर से आप डिक्रीमेंट करो। तो मैं एक यहाँ पे कर देता हूँ, एक डिक्लेयर कर देता हूँ किसके नाम से, डिक्रीमेंट के नाम से एक वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट बी इक्वल्स टू माइनस माइनस बी। उसके बाद मैं सी आउट करवाता हूँ क्या, आफ्टर डिक्रीमेंट बी इक्वल्स टू और टेक बी। यहाँ पे मैं एक एंडल भी डाल देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में मेरे पास रिज़ल्ट प्रिंट हो। उसके बाद मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता है वो भी देख लेते हैं। ऑब्वियस रिज़ल्ट है कि बी में से जो है 1 माइनस हो जाएगा। तो जब बी में से 1 माइनस हो जाता है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 10 आ जाती है। तो इसके बाद मेरे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब मेरे पास जो सेकंड टाइप है ऑपरेटर्स में, सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स में, वो क्या होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है कि कुछ असाइनमेंट ऑपरेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स गिवन है और उसकी जो एक्विवेलेंस है कि वो किसके बराबर है, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे शो की हुई है। तो इक्वल्स टू का मतलब होता है ए, सपोज मेरे पास दो इंटीजर हैं ए और बी, तो इक्वल टू का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज ए और ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है कि जो बी की वैल्यू है वो उठा के ए की वैल्यू के अंदर डाल दो, मतलब बी की वैल्यू ए की वैल्यू के अंदर डाल दो। अब यहाँ पे है प्लस इक्वल्स टू, इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, जब हम लोग एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, लिखेंगे ए प्लस इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब होगा, ए को आपने क्या करना है, ए इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस बी के, उसके बाद माइनस इक्वल्स टू ए माइनस इक्वल्स टू बी, मतलब कि ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। उसी तरह से सिमिलरली एस्टेरिक इक्वल टू, मतलब ए एस्टेरिक इक्वल बी किसके एक्विवेलेंट है, वो एक्विवेलेंट है ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी के। आगे भी इसी तरह सेम चीज़ें हो रही हैं। अब मैं अगर इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। यहाँ पे इन्होंने मुझे एक एग्जांपल दी हुई है कि ए की वैल्यू आपने 2 दी हुई है और बी की वैल्यू आपने क्या दी हुई है, 7 दी हुई है। तो पहले सी आउट करवा दिया मैंने ए और बी को। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ ए प्लस इक्वल्स टू बी, मतलब कि ए के अंदर आपने क्या वैल्यू डालनी है, ए के अंदर आपने वैल्यू डाल देनी है ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू ए के अंदर डाल दो। तो उसके बाद मेरे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, जब मैं सी आउट करवाऊँगा ए को तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा ए इक्वल्स टू 9। अब इसको मैं आगे करके देख लेता हूँ अपने पास एग्जाम्पल में। ए गिवन है मेरे पास, अब ए इक्वल्स टू क्या है, ए इक्वल्स टू 10 है। अब मैं सी आउट करवाता हूँ, रियल वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स असाइन करवाने हैं मुझे।
तो दूसरा मेरे पास क्या होगा, b को सपोज कर दें मैं 10 कर देता हूँ, तो रियल वैल्यू ऑफ a, अब मेरे पास क्या होगा, रियल वैल्यू ऑफ a प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो, ये जब एग्जीक्यूट हो जाए इसके बाद मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ कि भाई अब आपने क्या करो मेरे साथ, अब आपने करना है कि a प्लस इक्वल टू b कर दो। अब आप सी आउट कराओ मेरे पास क्या, अब आपने सी आउट करवाना है a प्लस इक्वल टू b किसके इक्विवेलेंट है, मैंने ये साइन सिर्फ इक्विवेलेंस शो करने के लिए लिखा है यहाँ पे, a इक्वल्स टू a प्लस b, तो वो अब किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ a को प्रिंट करवा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको कंपाइल करवाता हूँ। अब देखते हैं कि मेरे पास ये क्या रिज़ल्ट देता है, आया a और b ऐड होते हैं कि नहीं होते। तो क्या था, रियल वैल्यू ऑफ a क्या थी मेरे पास, रियल वैल्यू ऑफ a थी मेरे पास 10। अब a प्लस इक्वल्स टू b किसके इक्विवेलेंट है, a इक्वल्स टू a प्लस b के इक्विवेलेंट है, और a इक्वल्स टू a प्लस b तो हमारे पास किसके बराबर है, 20 के बराबर है a प्लस b। तो इसमें क्या हुआ, a भी हमारे पास 10 था, b भी हमारे पास 10 था, तो जब a और b ऐड हो गए, ऐड अप होकर वही वैल्यू a के अंदर ऐड हो गई और वो हमारे पास एक्सिक्यूट हो गई, तो मेरे पास क्या आंसर आया, 20 आंसर आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे साइन डाल दो। अब मैं चाहता हूँ भाई कि नहीं, अब आप मेरे पास माइनस भी करवाओ इसको, तो मैं क्या करूँगा, प्लस इक्वल्स टू के बजाय मैं लिख देता हूँ माइनस इक्वल्स टू। अब क्या होता है मेरे पास, इसको कंपाइल करके रन कर देते हैं, तो जो a के अंदर से b की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आंसर आया, मेरे पास आंसर आया 0। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब आप मेरे पास इसको मल्टीप्लाई भी करो, तो उसके लिए भी मैं यही करूँगा कि माइनस की जगह, माइनस प्लस वगैरह की जगह मैं क्या करूँगा, एस्टेरिक का साइन डाल दूँगा। अब मेरे पास क्या आंसर आता है, अब मैं इसको कंपाइल करके देख लेता हूँ, तो ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मेरे पास क्या होता है, 100 के बराबर होता है, तो वो वैल्यू मेरे पास एक्सिक्यूट होगी। इसी तरह अगर डिवाइड करें तो भी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास डिवीजन वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको कंपाइल करके रन कर देते हैं, मेरे पास डिवीजन की वैल्यू आ गई, जो डिवीजन की वैल्यू क्या है, वो 1 के बराबर है, 10 बाई 10 इक्वल्स टू 1। उसके बाद मैं चाहता हूँ भाई कि अब आप इसका रिमाइंडर भी मुझे प्रिंट करके दो, तो ए रिमाइंडर इक्वल टू, मतलब कि ए रिमाइंडर बी आप प्रिंट करवा के दो, तो वो क्या होगा, मेरे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, क्योंकि 10 बाई 10 क्या होता है, 10 बाई 10 के केस में हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो मेरे पास रिमाइंडर प्रिंट हो गया किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास C++ में आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, अब रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास ट्रू और फॉल्स के केस में यूज़ करते हैं हम लोग, जब कंडीशन स्पेसिफाई करनी हो हमने कुछ, तो हम लोग हमारे पास आगे जाके हम लोग इफ़ और एल्स वगैरह को पढ़ेंगे, इफ़ एल्स पढ़ेंगे, डू वाइल पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम लोग जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल टू, मतलब अब एक होता है सिंगल इक्वल टू जो यहाँ पे हमने पढ़ा है ये वाला, और एक होता है मेरे पास डबल इक्वल टू। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है, जब इक्वल टू सिंगल होता है तो इसका मतलब होता है कि जब बी को आपने वैल्यू स्पेसिफाई की है, सपोज़ आपने दो इंटीजर डिक्लेयर किए ए और बी, तो आपने जो बी को वैल्यू स्पेसिफाई किया है वो क्या करो, आप ए के अंदर डाल दो, तो बी की वैल्यू आपके पास ए से बी की वैल्यू जो आप ए में एक्स डालोगे तो ए की वैल्यू प्रिंट कर दो। लेकिन यहाँ पे केस क्या होता है, यहाँ पे केस हमारे पास होता है कि आपने दो वैल्यूज़ को ही एक दूसरे के बराबर रख देना है,
कि क्या ये वैल्यू दोनों बराबर हैं कि नहीं है। अब यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है 3 और 5। अब 3 क्या बराबर है 5 के या 3 5 के बराबर नहीं है, तो इक्वल टू हमारे पास इसलिए यूज़ होता है डबल इक्वल टू। अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा साइन है नॉट इक्वल्स टू। द नॉट इक्वल्स टू के हमारे पास क्या साइन है, एक्सप्लेनेशन मार्क और साथ में इक्वल्स टू, तो वो किसके बराबर होता है, नॉट इक्वल टू। तो जब मैं इसको यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखूँगा तो ये मेरे पास एक ट्रू कंडीशन प्रिंट कर देगा। और ग्रेटर देन लेस देन का तो हमें पता है कि वो क्या काम करते हैं। और ग्रेटर देन जब हम लोग लिखते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम लोग किस तरह लिखते हैं, यहाँ पे इस केस में हम लोग इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पे एक और केस है लेस देन इक्वल टू, हम लोग इस तरह लिखते हैं। अब मैं कंपाइलर में इसको रन करवाना चाहता हूँ। अभी हमने इफ एल्स नहीं पढ़ी, लेकिन मैं यहाँ पे इन कमांड्स को रन करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इफ एल्स को ही यूज़ करना पड़ेगा मुझे। इफ एल्स के बजाय मैं बूलियन भी यूज़ कर सकता हूँ इंक्लूड फाइल में, लेकिन बूलियन क्योंकि हमने अभी पढ़ा नहीं है तो आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से मैं इफ़ एल्स यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि इफ़ एल्स का लॉजिक सबसे सिंपल होता है। अब मैं प्रिंट करता हूँ ए इक्वल्स टू क्या 12, बी इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ इफ़ ए इक्वल टू बी, तो सी आउट कर दो, क्या सी आउट कर दो ए इज इक्वल टू बी। अदरवाइज के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, एल्स सी आउट ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, इसको कंपाइल करके रन करवाता हूँ। अब ये क्या कर रहा है कि अगर ए की वैल्यू बी के बराबर है तो सी आउट करवाना है कि दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज़ दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब इसमें मैंने कंडीशन यूज़ कर ली है तो मेरे पास क्या कंडीशन प्रिंट हुई कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ऐसे क्यों हुआ, मैंने इफ़ को कंडीशन स्पेसिफाई कर दी थी कि भाई आपने क्या करना है, अगर ए और बी एक दूसरे के बराबर हैं तो आपने प्रिंट कर देना है ए इज़ इक्वल्स टू बी, अदरवाइज एल्स आपने क्या कर देना है, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देना है। अब मैं करता हूँ भाई इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी, प्रिंट करो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, अदरवाइज़ की जगह हम लोग क्या करते हैं, एल्स यूज़ करते हैं अदरवाइज़ के केस में। अदरवाइज़ मतलब एल्स ए इज़ इक्वल्स टू बी। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ इसको, अब मुझे ये क्या रिज़ल्ट देता है वो भी देख लेते हैं। अब ए तो बी के बराबर नहीं है, तो अब देखते हैं ये क्या रिज़ल्ट देता है मुझे। यहाँ पे इसने मुझे सी आउट करवा दिया ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ऐसे क्यों हुआ, ऐसे इस वजह से हुआ कि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं थी। उसके बाद मैं लेस देन ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई अगर ए की वैल्यू बी से कम है तो प्रिंट करो ए इज़ लेस देन बी, अदरवाइज ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे मुझे इसने क्या क्या कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, वो किस वजह से, क्योंकि ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 11 है, तो ए क्या है 12 11 से बड़ा होता है। मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या स्पेसिफाई की थी, अगर ए की वैल्यू बी से कम है, अगर 12 11 से कम है तो सी आउट करवाओ ए इज़ लेस देन बी, अदरवाइज एल्स ए इज़ ग्रेटर देन बी को प्रिंट करवा दो। तो मेरे पास ये प्रिंट हो गया। अब मैं करता हूँ कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो क्या करो, प्रिंट करवाओ ए इज़ ग्रेटर, और यहाँ पे ए इज़ लेस देन बी। अब मैं इसको कंपाइल करके रन करवाता हूँ, तो क्या हुआ मेरे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी प्रिंट हो गया। कंडीशन क्योंकि मैंने स्पेसिफाई की थी ए ग्रेटर देन बी। अब मैं चाहता हूँ कि ए इक्वल्स जो है ए
ग्रेटर देन इक्वल टू बी को आप प्रिंट क्या अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या करो, प्रिंट करवा दो ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एल्स की कंडीशन ख़त्म कर दूँगा। एल्स की कंडीशन मैं क्यों ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो अब मेरे पास कोई चॉइस रही नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट एरर, डिफ़ॉल्ट के लिए मैं एक एरर लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि अब क्या होगा, कंडीशन एक ऐसी स्पेसिफाई कर दी है कि वो मेरे पास प्रिंट कर देगा इफ़ वाली स्टेटमेंट को। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है इसको वैल्यू स्पेसिफाई की थी कि अगर ए बी के बराबर है और या फिर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट करा दो ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इसी तरह मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। अगर ए जो है लेस देन इक्वल्स टू बी है तो क्या करो, मेरे पास कंडीशन प्रिंट कराओ सी ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। अब मैं यहाँ पे एल्स में कंडीशन स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब मेरे पास ए ना तो बी से छोटा है और ना तो बी के बराबर है, तो मेरे पास कौन सी कंडीशन प्रिंट होगी, एल्स वाली कंडीशन प्रिंट होगी। इसको मैं कंपाइल करके रन करवाता हूँ, लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है। अब मेरे पास रिज़ल्ट प्रिंट हो गया ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्यों, क्योंकि ए ना तो बी के बराबर है ना तो ए बी से छोटा है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो प्रिंट नहीं होगी और सेकंड कंडीशन जो एल्स वाली स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास हमने जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो सारे पढ़ लिए, उसकी एग्जांपल भी हमने कवर कर ली। अब मेरे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारे पास दो किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एक है एंड, दूसरा है कौन सा, और तीसरा है नॉट। अब इसका क्या काम है, एंड का मतलब होता है, हम लोग गेट्स हमने पढ़ा होगा, हमने फिज़िक्स में भी गेट्स पढ़े हुए हैं, हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है उसमें भी हमने गेट्स पढ़े हुए हैं। इवन जो कुछ स्कूल्स में कॉलेजेस में जो है आपको उसमें 10th क्लास की कंप्यूटर की बुक में भी आपको गेट्स पढ़ाते हैं। तो गेट्स क्या होते हैं, एक होता है हमारे पास लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ये हमारे पास तीन मेन गेट्स होते हैं और बाकी इसके अलावा भी गेट्स हैं लेकिन वो इसी से डिराइव होते हैं। तो लॉजिकल एंड का क्या मतलब है कि आपने दो ऑपरेंड्स दिए हुए हैं, अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हैं, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब जाके आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, अदरवाइज़ आप प्रिंट नहीं करोगे। लॉजिकल और में क्या होता है, अगर दो ऑपरेंड्स में से मतलब दो कंडीशंस में एक भी वो हो जाती है, ट्रू होती है या एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप क्या करते हो, आप कमांड को एग्जीक्यूट करवा देते हो। अब लॉजिकल नॉट क्या करता है, वो क्या करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तभी प्रिंट होता है, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब ये क्या है, ए को इन्होंने एक वैल्यू स्पेसिफाई की है 5 और बी को एक वैल्यू स्पेसिफाई की है 8। अब इसने क्या किया है, लिखा है कि भाई अगर ए की वैल्यू 3 से बड़ी है एंड बी इज़ ग्रेटर देन बी, एंड मतलब कि अगर ए की वैल्यू 3 से बड़ी है और साथ ही साथ बी की वैल्यू 5 से भी बड़ी है, सिर्फ तब ही उसी केस में ट्रू कंडीशन प्रिंट कराओ। अब एक और कंडीशन दे दी है यहाँ पे कि अगर ए की वैल्यू 3 से बड़ी है और साथ ही साथ अगर बी की वैल्यू 5 से छोटी है तब फॉल्स कंडीशन प्रिंट करवाओ। अब यहाँ पे एक और केस दे दिया है कि अगर ए जो है 3 से ग्रेटर है या फिर बी जो है 5 से ग्रेटर है तो ट्रू प्रिंट करा दो। दूसरा है अगर ए 3 से बड़ा है या बी 5 से छोटा है तो किसी भी केस में ट्रू प्रिंट करा दो। हाँ,
अगर a भी 3 से छोटा है और b भी 3 से 5 से छोटा है तो क्या करो, फॉल्स कंडीशन प्रिंट करा दो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास नॉट यूज़ हो गया। अब इसमें मैं क्या करते हैं कि अगर a की वैल्यू 3 से कम नहीं है तो ट्रू प्रिंट कराओ, लेकिन अगर a की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो फॉल्स प्रिंट करवाओ। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल्स में भी कर लेते हैं। सेम केस है, हम लोग इसको यहाँ पर ही इफ़ एल्स के अंदर ही हम लोग इसको करवाते हैं, एक्सिक्यूट करवाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन if a is greater than b and बल्कि नहीं, अगर मैं लिखता हूँ if a is greater than 10 and b is greater than what, 10, see out true, else see out false। अब मैं जब इसको एक्सिक्यूट करवाऊँगा तो मेरे पास अब ये क्या रिज़ल्ट देता है। अब ऑब्वियस बात है कि a तो b से बड़ा है, a तो जो है 10 से बड़ा है और b भी 10 से बड़ा है, तो मेरे पास जो सी आउट होगा वो ट्रू वैल्यू प्रिंट होगी। अब ये मेरे पास क्या हो रहा है, ट्रू प्रिंट हो रहा है। हाँ, अब अगर मैं करता हूँ कि अगर a की वैल्यू 10 से बड़ी है और b की वैल्यू 10 से छोटी है तो प्रिंट करवाओ फॉल्स। अब इस केस में क्या करेगा, इस केस में भी अब ये मुझे, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए लेकिन दोनों वैल्यूज़ ट्रू नहीं है तो मेरे पास ये फॉल्स दे देगा। उसके बाद ये तो हमारा था एंड का कॉन्सेप्ट। अब मैं अगर और यूज़ करता हूँ लॉजिकल और, तो लॉजिकल और में हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल और में हम लोग ये करते हैं कि अगर आपका जो a की वैल्यू है वो 10 से बड़ी है और या फिर b की वैल्यू 10 से छोटी है तो क्या करो, फॉल्स प्रिंट करवा दो। या बल्कि अब क्योंकि और का केस है तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, ट्रू प्रिंट करवा दो। तो इसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो मेरे पास ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैं कंपाइल करके रन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो क्या है, क्योंकि एक कंडीशन वो कर रही थी, फुलफ़िल हो रही थी मेरी, तो मेरे पास ट्रू प्रिंट हो गया। अब मैं करता हूँ कि इफ़ a इज़ ऑल्सो लेस देन 10 एंड b इज़ लेस देन 10 तो प्रिंट करा दो फॉल्स, एल्स प्रिंट करो ट्रू को। इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे मेरे पास बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी एक एरर हुआ है, वो भी एरर इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने फॉल्स और ट्रू गलत लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू और यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स, या अब ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि a की वैल्यू अगर 10 से कम है या फिर b की वैल्यू 10 से कम है तो क्या करो, ट्रू प्रिंट करवाओ, अदरवाइज़ प्रिंट करवाओ फॉल्स। अब जाहिर सी बात है कि ना तो a की वैल्यू 10 से कम है और ना तो b की वैल्यू 10 से कम है, और हमारे पास जो दोनों कंडीशंस हैं वो फॉल्स हैं। तो फिर ये मेरे पास क्या प्रिंट करेगा, ये मेरे पास प्रिंट करेगा फॉल्स को। तो इसको मैं कंपाइल करवाता हूँ। तो मेरे पास प्रिंट हो गया यहाँ पे क्या, मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया फॉल्स। तो मेरे पास फॉल्स प्रिंट हो गया। अब यहाँ तक मेरे पास एंड भी कवर हो गया, मेरे पास और भी कवर हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं नॉट
का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। अब नॉट में एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि नॉट ऑपरेटर हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो नॉट ऑपरेटर हमारे पास रिज़ल्ट को उल्टा प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। सपोज़ अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे देता हूँ, अगर ए की वैल्यू 10 से ज़्यादा है और साथ ही साथ बी की वैल्यू क्या है 10 से ज़्यादा है, तो प्रिंट आपने करना है सी आउट ट्रू। तो जाहिर सी बात है कि ट्रू कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन अब मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर अगर यूज़ कर देता हूँ, अब इसको अगर मैं कंपाइल करके चेक करता हूँ तो कि मुझे क्या रिज़ल्ट दे रहा है, इसने मुझे ट्रू कंडीशन दे दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ए भी 10 से बड़ा है और बी भी 10 से बड़ा है, तो उसने मुझे ट्रू ही प्रिंट करवा के देना है। लेकिन अब अगर मैं इसके अंदर नॉट ऑपरेटर यूज़ कर देता हूँ, अगर मैं इस पर नॉट यूज़ कर देता हूँ तो क्या होता है, नॉट अगर मैंने यूज़ किया तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट देगा। अब नॉट का साइन मैंने नीचे पीछे, अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि आपने जब कंडीशन स्पेसिफाई की है उसको ब्रैकेट में क्लोज करके उसके बाद आपने नॉट लिखना होता है और अगेन उसको ब्रैकेट में क्लोज करना होता है। तो अब इससे मेरे पास क्या वैल्यू प्रिंट होगी, अब मेरे पास उल्टी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, मतलब उलट काम रिवर्स में प्रिंट होना चाहिए। मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए। अब ये मेरे पास क्या प्रिंट करता है वो भी देख लेते हैं। अब इसने मेरे पास प्रिंट किया फॉल्स को, क्यों, क्योंकि नॉट का काम ही ये होता है कि अगर ट्रू है कंडीशन तो उसको फॉल्स प्रिंट करो और अगर फॉल्स है कंडीशन तो उसको ट्रू प्रिंट करो। यहाँ पे भी यही दिया हुआ है इन्होंने, तो हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो पांचवा टॉपिक है वो क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर में जो हमारे पास एंड है, और है, और एंड और हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और ये जो ज़ॉर है या वंस कॉम्प्लीमेंट है ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, और अगर हम लोग यूज़ करते भी हैं तो फ़िलहाल हम लोग अभी इस पे जंप नहीं कर सकेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है सी प्लस प्लस की कि अभी हम लोग इतना ज़्यादा एडवांस जा सकें। तो इससे पहले काफ़ी चीज़ें हमने इफ एल्स पढ़ना है, हमने लूप्स पढ़ने हैं, इससे पहले हमने कंडीशंस पढ़नी है, तो एरेज पढ़ने हैं। जब हम लोग कंडीशन एरेज वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग जंप करेंगे किस चीज़ पे, बिट वाइज ऑपरेटर्स पे। तो अब बिट वाइज ऑपरेटर में जो बेसिक हैं वो तो हमने अभी इससे पहले भी कवर किए, जो एंड ऑपरेटर है आपके पास और जो और है। अब यहाँ पे जो है बाइनरी शिफ्ट हो गया, या बाइनरी शिफ्ट लेफ़्ट हो गया, बाइनरी शिफ्ट राइट हो गया। अब ये तो हम लोग ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हम लोग सी आउट और सी इन फंक्शन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका एक और काम भी होता है, वैल्यूज़ को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करना। तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग इस बिट वाइज ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही था। आज हमने वीडियो में पढ़ा कि आपके पास सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं और हर ऑपरेटर का क्या काम होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किस लिए यूज़ होते हैं, असाइनमेंट किस लिए यूज़ होते हैं, रिलेशनल किस लिए यूज़ होते हैं, लॉजिकल किस लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी मैं ऊपर आई कार्ड में डाल दूँगा, वो भी आप चेक कर लेना। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी तरह की भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ जितनी भी मैं जो लेक्चर की फ़ाइल्स होती हैं वो तैयार करता हूँ, वो मैं क्या करता हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देता होता हूँ। तो अगर आपको ये लेक्चर की फ़ाइल चाहिए तो वो भी आप जो है नीचे लिंक से एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट्स शेयर करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी मज़ीद अच्छे से वीडियोस बना सकूं। सो दिस इज़ शहीद ज़काज़ी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।